अभी जो है आप वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और लगभग 1 मिनट की बात मेरी सुनेंगे। तो मैंने आपसे पूछा था कि अलजेब्रा और जियोमेट्री में से सीडीएस के लिए क्या कराऊँ, तो ज़्यादातर लोगों ने पोल में जो रिप्लाई करा था वो जियोमेट्री का करा था, कुछ लोगों ने अलजेब्रा के लिए कमेंट भी करे थे। तो मैंने क्या सोचा, अलजेब्रा और जियोमेट्री हम दोनों करेंगे, क्योंकि 15-15 मिनट की वीडियो बनाना ऐसी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है। बट बात आती है स्टार्टिंग की, मैं कॉन्सेप्ट कराऊँ, बेसिक से कराऊँ, कहाँ से कराऊँ। अगर बेसिक वाला काम मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आप जो है किसी टीचर को ज़रूर फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊँगा, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, सीडीएस की जो लास्ट 5 पेपर जो मेरे पास खुद के पास रखे हैं वो 5-5 पेपर करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वहाँ से सेम रिपीट हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट सब देख के चलेंगे, सब चीज़, ठीक है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि जब मैं अगली बार वीडियो बनाऊँ तो उस क्वेश्चन को मैं ज़रूर ले लूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा से, और अलजेब्रा के वो क्वेश्चन देखेंगे थ्योरेटिकल वाइज जो लास्ट के 2 टाइम से आ रहे हैं। आप एसएससी के टीचर से पढ़ते होंगे तो वो लोग आपको नहीं बता पा रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी के लिए तो हाल ही बोल देते हैं ये एसएससी में इतनी बार आया है, ये इतनी एसएससी का फेवरेट है, लेकिन सीडीएस का फेवरेट क्या है वो नहीं बताते। वो काम मेरा है बताने का, ठीक है। और या फिर आप ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं जो सीडीएस क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सीडीएस 2 2022 का पेपर है। मैं अभी जो है 2022 फिर 2021 ऐसे बेस पीछे लौटते हुए चलेंगे, ठीक है। और मेरे पास सीडीएस 2 2020 से है पेपर। तो ये हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस जो हम लोगों का दिमाग ख़राब करते हैं, जिन्हें हमें लास्ट में ज़रूर करना चाहिए अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। तो ये टाइम बच गया था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे। तो मैं हिंदी में देखता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या को इस संख्या के अंकों को अदल बदल कर बनाई गई संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है। लाइन समझने की कोशिश कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या को इस संख्या के अंकों को अदल बदल कर बनाई गई संख्या में जोड़ा जाता है। मान लीजिए 2 संख्या ये एक्स वाई है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी एक्स वाई, तो इनको जो है जोड़ा जाता है। तो मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक 63 ले लेता हूँ और दूसरा एक 28 ले लेता हूँ। तो 63 को मैं उलटूंगा तो कितना हो जाएगा 36, ये आ जाएगी 9 और ये 9, इसको उलटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 82, यानी कि 0 और 110। आप कोई सा दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 45 और 54, तो ये 9 और ये 9, ये भी 9 हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ही इसे 48 लेता तो ये 84 हो जाता, तो 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 1 13, ठीक है। तो ये हमारे पास संख्या निकल आई। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 अंकों की संख्या कौन सी है। तो उसने अब ये पूछा 2 अंकों की संख्या कौन सी संख्या है भाई 2 अंकों की। कथन 1, योगफल 9 से विभाज्य। ये संख्या 9 से विभाज्य लग रही है आपको, 9 एकम 9 और 9 नहीं है, ये है 9 से, ये भी 9 से नहीं है, तो ये कथन वाला तो गलत है। योगफल 2 से विभाज्य, योगफल ये 99 2 से कहाँ विभाज्य है भाई, ये अभी संख्या निकल के आई, ये 2 से कहाँ विभाज्य है, ठीक है। तो आपसे पूछा है प्रश्न और कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन एक पर्याप्त है। अरे दोनों ही कथन पर्याप्त नहीं है भैया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया। मैंने 2 अंकों की संख्या जो उसने बोला और फिर मैंने एग्जाम्पल के रूप में 3-4 संख्याएँ ली, उनको पलट के लिखा, उनको ऐड कर दिया। और बाई चांस अगर मेरे से ये होता कि मैं यहाँ पे सारी सम संख्याएँ लेता तो फिर मेरे को लगता कि 2 अंकों की संख्या जो 2 से विभाज्य है तो दिक्कत हो जाती है ना। तो एग्जाम्पल्स भी थोड़े से अलग अलग आपको लेने चाहिए। ये इंग्लिश में देख लीजिए आप क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम जो है 481 है, यहाँ x ग्रेटर देन y है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संख्या निकालेंगे, इसको 3 4 5 6 7 8 9 10 से काट के देखेंगे। आपसे 3x - 2y का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 13 3 39 और 13 7 91, यानी कि 13 और 37 ये 2 संख्या आ जाएंगी। x ग्रेटर देन y है, यानी कि x की वैल्यू आपकी 37 है और y की वैल्यू 13 है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात क्या है, अब इसने पूछा है 3x - 2y की वैल्यू क्या है। 3x इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 111 और -2y, और ये कितना हो जाएगा 26। 26 जब माइनस करोगे तो 11 यहाँ से गए और 15 वहाँ से गए, यानी कि 85 बचेंगे, ठीक है। ये मैंने एलसीएम के फैक्टर निकाले हैं, ठीक है, 13 और 37। इसका एलसीएम एक कंडीशन को ये भी हो सकता है कि संख्याएँ 481,1 हों। इसके अलावा ये और इन दोनों के अलावा कोई सी नहीं हो सकती। और यहाँ पे मैं लूँगा ना x ग्रेटर देन y, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, बाकी y की वैल्यू ये हो जाएगी। इसने 3x - 2y की वैल्यू पूछी। कथन 1 y ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे y ग्रेटर देन 1 बोला है। अगर यहाँ पे मैं y 1 ले लूँ तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, और
y ग्रेटर देन 1 यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब कथन एक माना जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिए क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो x और y का HCF 1 है, ये तो इससे में भी HCF 1 आएगा और इसमें भी HCF 1 आएगा, कोई कॉमन ही नहीं है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो तो 1 है दोनों से। लेकिन इसने इसकी वैल्यू पूछ के, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें ये पता हो y ग्रेटर देन 1, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। इसकी वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब y ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों निकाल पाएंगे, जैसे समझ लीजिए y ग्रेटर देन 1 है तो हमें पता चल गया कि y की वैल्यू जो है 13 है, और ये तो हो ही नहीं सकती y ग्रेटर देन 1 पे। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एलसीएम से हमने इसके फैक्टर निकाल लिए 2 और हमें पता चल गया y ग्रेटर देन 1 है, तो हमने इसकी वैल्यू रखी और आंसर निकल गया है। ये वाला पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि x और y का HCF दोनों में ही है और केवल हमारे इतने से काम से हमारा काम चल रहा है। तो यानी कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 पर्याप्त है। अब कथन 2 पर्याप्त क्यों नहीं है, क्योंकि HCF इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो हमें क्या कंफ्यूज कर रहा है ये, और फिर इसके हिसाब से तो इसकी 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 पर्याप्त है। देखो ये क्वेश्चंस टाइम टेकन होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप ये सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखो मेरी किस्मत देखिए, जब ये क्वेश्चंस जो दिया है यहाँ पे, ये मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब 5-10 वीडियो डाली थी मैंने 6-7, उनमें से ये क्वेश्चंस भी था एक कि ये इम्पोर्टेंट है, आएगा, और आ गया। देखो खुद ही नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए थे, है ना। अरे मतलब ऐसे थोड़ी लगातार करे थे, आगे से करे थे, पीछे से करे थे, तो यहाँ तक इस पेज पे मैंने सोच लिया था कि बाद में करूँगा। अब यहाँ पे पूछा है क्या x की पावर n x प्लस y से विभाज्य है। अरे भाई x की पावर n x प्लस y से विभाज्य कब होगी, जब n बराबर ऑड नंबर होगा तभी विभाज्य हो सकती है। अगर यहाँ पर x बराबर 1 रखोगे आप, ठीक है, ऑड है ना 1, तो x प्लस वाई तो हो जाएगा, तो x प्लस वाई तो x प्लस वाई से विभाज्य। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो वो भी x प्लस वाई से विभाज्य है। लेकिन एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर यानी कि x बराबर n बराबर हमने क्या रख दिया इवन, तो ये तो x प्लस वाई से विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये कब विभाज्य होगा, जब n जो है एक ऑड नंबर होगा। और इसमें बोला गया है कथन 1 में n एक धनपूर्णांक संख्या है। अरे धनपूर्णांक संख्या है, ठीक है भाई, धनपूर्णांक संख्या है। n एक समधनपूर्णांक है, ये बात तो पूरी तरीके से गलत हो गई। n एक धनपूर्णांक है, ठीक है, ये सही है। ठीक है, n एक धनपूर्णांक है, हमारे जो ऑड नंबर होते हैं वो धनपूर्णांक होते हैं, लेकिन विषम सम संख्या जो होती है वो भी तो धनपूर्णांक होती हैं, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल ये होना चाहिए था n एक विषम धनपूर्णांक है। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना कथन 1 और ना कथन 2 दोनों पर्याप्त नहीं हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि x की पावर n प्लस y की पावर n x प्लस y से तभी विभाज्य होगा जब n की पावर ऑड होगी, मतलब n का वैल्यू ऑड होगी। ठीक है, ये आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखेंगे और आंसर जो है डी ऑप्शन। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगा था, आप बताइए मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब है एक्स दो संख्याओं का मल्टीपल जो है वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव ही आएगा ना, 0 से मतलब बड़ा तो यही हो गया। तो ये कब पॉसिबल है, जब एक्स बराबर पॉजिटिव हो संख्या और वाई बराबर पॉजिटिव हो, या फिर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अगर इन दोनों में अगर पॉजिटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव का मतलब 0 से कम हो गया ना, और ये क्या बोला है 0 से ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 8 और y की पावर 9 ये लेस देन 0 है, और सेम ये भी लेस देन 0 है। तो यहाँ पर कुल मिला के दोनों संख्या में से एक संख्या नेगेटिव है ही है, दोनों संख्याओं में से एक संख्या नेगेटिव है, तभी इसकी वैल्यू 0 से कम आई है, और ये जबकि ये कैसा है पॉजिटिव। तो दोनों कथन जो है वो पर्याप्त नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये है। बाकी आप लोग जो है इसको बता सकते हैं। मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 तब होगा जब x y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो और x y की वैल्यू दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, अब यहाँ पे मानिए x ग्रेटर x ये है, तो यहाँ पे एक वैल्यू तो नेगेटिव होगी और दूसरी पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हो जाती तो आंसर 0 से बड़ा होता ना। दो संख्याएं अगर नेगेटिव है उनका मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव का मतलब हो गया 0 से बड़ा, और ये यहाँ पे इसका मतलब है एक संख्या नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। सेम यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, और जबकि दोनों संख्याएं होनी कैसी चाहिए थी, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी।
तो ये थे 2022 में आए हुए लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस। इन 4 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक करेंगे, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आया है। और आगे से फिर हम जो है अभी पहले 2020 का 2 का पेपर ख़त्म करेंगे ना, इसमें ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी ट्रिक व्रिक हम सब देखेंगे। और ये क्वेश्चंस आप जो है ज़रूर करके जाएँ, कम से कम कुछ नहीं, वीडियो पर आप लाइक करते हैं तो बस इतना पता चल जाता है हाँ पढ़ा रहे हैं वो कुछ समझ में आया है। ठीक है, और ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बाय।